भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद ख़ान। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 8वें रोज़ में पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से कत्लो गारतगरी का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसी पर ख़ास बातचीत के लिए भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर खालिद रज़ा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान हमले हो रहे हैं, जंग जारी है, कैसे देख रहे हैं? ये कहाँ तक जाकर रुकेगी जंग और अभी कितने लोगों का कत्लेआम किया जाएगा? देखिए, ये जंग अभी फ़िलहाल रुकती नज़र नहीं आ रही है। अब जंग की शुरुआत कैसे हुई ये तो सब लोग जानते हैं कि इसराइल ने इस खदशे के तहत हमला किया ईरान में, और ईरान के कुछ मिलिट्री जनरल्स को मारा, और ख़ास तौर से उनका निशाना था जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहाँ से उसको ये सस्पेक्ट कर रहा था इसराइल कि यहाँ पे इसके ज़रिए ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप कर सकता है। तो उसने निशाना बनाया और उसने शुरुआत की। उसको शुरुआत करने के बाद उन्होंने या तो इसराइल और इसराइल की बैकिंग कर रहे जो कंट्रीज़ हैं, उनको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और इतने पावरफुल तरीके से रिटेलिएट करेगा, और उसके पास इतना ज़्यादा इस तरह की इन क्वालिटीज़ की बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और क्रूज़ मिज़ाइल और बाकी अलग अलग तरह की मिज़ाइल्स और ड्रोन्स हो सकते हैं। इन लोगों ने, किसी ने अभी दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, और तारीख़ का सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ेगा। इसराइल ने 1967 में भी अरब मुल्कों से जब जंग लड़ी तो इस तरह की तबाही नहीं हुई जिस तरह की तबाही ईरान में नज़र आ रही है। वो ऐसा लगता है जैसे अभी हाल के दिनों में जो पूरी दुनिया ने जो तस्वीरें गज़ा की देखी थीं, उसी तरह से मिलती जुलती तस्वीरें इसराइल का जो ये कहें कि इकोनॉमिक कैपिटल है तेल अवीव, वहाँ की तस्वीरें, हाइफा जो पोर्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्ट है, वहाँ की तस्वीरें वैसी नज़र आने लगीं जैसे गज़ा की तस्वीरें हैं। तो इस दुनिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसराइल को भी ये उम्मीद नहीं थी। इसराइल को ये लगा कि हम कुछ न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाकर और ईरान की तरफ से थोड़ा सा रिटेलिएशन होगा, इस तरह का रिटेलिएटरी एक्शन ईरान लेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। इसराइल को सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे बड़ी मदद अमेरिका से मिलने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई जो हैं सुप्रीम लीडर, उनको धमकी दी, सरेंडर करने की धमकी दी, और उसके बाद में ये कहा कि हम जानते हैं कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, हम जब चाहें उनको हलाक कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन अभी हमारा इरादा ऐसा कोई नहीं है। इस धमकी के बाद में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर, लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और उन्होंने 2 हफ्ते का कि मोहलत दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 हफ्ते के बाद हम सोचेंगे कि क्या फ़ौजी ठिकानों पर और फ़ौजी हमले अमेरिका कर सकता है या नहीं। इस तरह के बयान के बाद में क्या इसराइल बैकफुट पर चला गया है और अमेरिका पीछे हट गया है? देखिए, G7 की जब कनाडा में मीटिंग हो रही थी, जो G7 समिट में, उसमें जिस तरह से इमरजेंसी हालात बताकर डोनाल्ड ट्रंप वापस US गए थे, क्या इसी तरह के फ़ैसले लेने के लिए वो US वापस गए थे? क्योंकि ऐसे फ़ैसले के लिए उतनी इमरजेंसी में वहाँ वापस जाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कि तमाम मीटिंग्स को हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी और भी कई उनके हेड ऑफ़ द नेशंस, हेड ऑफ़ द स्टेट्स के साथ उनकी जो मीटिंग थी 1 to 1, उन तमाम को बीच में छोड़कर वो अचानक G7 समिट से निकल गए। और तो क्या वो ऐसे ही स्टेटमेंट देने के लिए और ऐसे ही फ़ैसलों के लिए निकले थे? बिल्कुल नहीं। कुछ सोर्स बताते हैं कि इसराइल ने एक गेम प्लान के तहत उनको ये खुफिया जानकारी पहुंचाई थी कि ईरान और अली ख़ामेनेई डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनके निशाने पर हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को उस मीटिंग को छोड़कर जाना पड़ा था, और उसी के रिएक्शन में उस मीटिंग से निकलते ही डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट का आना कि अली ख़ामेनेई कहाँ हैं वो हमको पता है, लेकिन हम उनको नहीं मारेंगे, वो उसी का रिएक्शन था। और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसराइल ये इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर इस तरह की इन्फॉर्मेशन देकर डोनाल्ड ट्रंप से हिमायत लेना चाह रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप को और बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि हकीकत क्या है, या उनकी इंटेलिजेंस से भी उनको बताया होगा कि क्या एक्चुअल इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट है कि नहीं है ऐसा, तब उनके समझ में बात आई, तब उन्होंने फिर जाकर इस तरह का
फ़ैसला लिया, और इस तरह के फ़ैसला लेने के पीछे कि 2 हफ्ते तक हम इंतज़ार करेंगे, 2 हफ्ते के बाद कार्रवाई करेंगे। रूस और चीन का जो रुख है ईरान को लेकर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस ने खुलकर, एक तरह से रूस और चीन खुलकर सामने आ गए। रूस का तो स्टेटमेंट भी आ गया। फिर यही लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे हैं, तो जो रूस की बात कर रहे हैं आप, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और साउथ कोरिया की बात कर लें, नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, तो जिस तरह से ये ईरान के फेवर में, हिमायत में आ गए हैं, समर्थन कर रहे हैं खुलकर कि अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है, सीधे तौर पर, रास्त तौर पर अगर वो हमला करता है, तो हम फिर ईरान के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि रशिया ने, जो रूस ने कल बयान दिया कि ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है, क्या ये एक कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप इसकी वजह से पीछे हटे हैं? देखिए, ट्रंप, ईरान ने मदद मांगी है, नहीं मांगी है, लेकिन ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और बहुत सारी जहाँ पर ईरान की तबाही हुई है, वहाँ आग बुझाने में और वहाँ रेस्क्यू करने में रशियन प्लेन्स को ज़रूर देखा गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रूस का प्लेन और रूस के फ़ौजी अगर वहाँ मदद के तौर पर ही अगर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूस जो है किसी न किसी तौर पर मदद के लिए ही, एड के लिए ही वो ईरान के साथ पीछे में खड़ा हुआ है। और उसके अलावा इन तमाम मामलात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद 2 बार इस दरमियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, पुज़ेश्कियान, उनसे बातचीत की। पुज़ेश्कियान से 2 बार डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट बातचीत हुई है, और कल फिर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की फॉरेन मिनिस्टर से, और ईरान के साथ तमाम जो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तमाम ममालिक के एफएम्स की, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी जेनेवा में हो रही है। और उसके क्या नतीजे आते हैं वो हम लोगों को उसका इंतज़ार है, लेकिन जो नतीजे आने की उम्मीद है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईरान बिल्कुल ही इस सीज़ फायर के मूड में नहीं है। ईरान बिल्कुल ये नहीं चाहता है। बिल्कुल, ईरान की तरफ से बयान भी आया है। आपने ईरानी प्रेसिडेंट जो पेज़ेश्कियान है उनका जिक्र किया, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान जब तक भी नहीं रुकेगा, जब तक इसराइल की तरफ से हमले नहीं बंद कर दिए जाते, या ईरान किसी भी मुल्क से कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक इसराइल का हमला नहीं रुक जाता है। यानी इसराइल जब तक हमला नहीं बंद करेगा, जब तक किसी से वो कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस तरह की धमकी को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ यही नहीं, ईरान ने 2 दिन पहले अली ख़ामनेई ने यह भी कह दिया था कि जो इसराइल के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। उन्होंने खुली चेतावनी दी थी अमेरिका को, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इसराइल के साथ खड़े थे, वो ये इशारा दे रहे थे कि ये वही स्टेटमेंट है जब एक ज़माने में बुश ने जो दिया था 9/11 के बाद, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। वही वाला स्टेटमेंट याद, अगर हम लोग ऐसे देखें, उस पर्सपेक्टिव में देखें, तो उसी तरह का स्टेटमेंट है जो ईरान अब डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप या तो हमारे साथ, अगर हमारे दुश्मन के साथ हैं, इसका मतलब आप हमारे दुश्मन हैं। तो बहुत सारी वजहें हैं जो अमेरिका को इसराइल की बैकिंग नहीं करने के लिए वो रोक रहा है कि वो क्यों विड्रॉ किया है, उसने क्यों इतना टाइम दिया है। इसको लेकर इजराइल में परेशानी भी है, और इसराइल को जिस तरह से नुकसान हो रहा है, अगर हम एवरेज आंकड़ा देखें इंडियन रुपी में, तो 17 अरब से तकरीबन 18 अरब डॉलर का रोज़ाना इसराइल को नुकसान हो रहा है। और इसराइल के तमाम जो, अगर हम तेल अवीव की बात करें तो उसका इकोनॉमिक कैपिटल है, वो ठीक ठाक तबाही वहाँ हुई है। हैफा पोर्ट पर तबाही हुई है, उसके कई एयरपोर्ट्स तबाह हुए हैं। ये और बात है कि ईरान में भी तबाही हो रही है, लेकिन ईरान की तबाही पर दुनिया की नज़र इसलिए कम है, वो फोकस कम है, क्योंकि इसराइल के आयरन डोम, इसराइल के जो हवा क्रिएटेड था पूरी दुनिया में कि इसराइल के पास ऐसा आयरन डोम है जिसको भेदा नहीं जा सकता, उसकी पूरी पोल खुल गई है दुनिया के सामने। यही हवा खड़ा करके इसराइल अपने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स दुनिया को बेच रहा था, और इस आयरन डोम के बहाने, और के हमारे पास ऐसा सिस्टम है, अब उसकी हवा निकल गई। इसराइल के की इकोनॉमी पर भी इसका, एक तो वॉर की वजह से इकोनॉमी का असर पड़ेगा, प्लस इसराइल के जो जिस तरह से हथियार बेचता था और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम अपना बेचा करता था दुनिया के डिफरेंट मुल्कों को, वो सब अब खटाई में पड़ जाएंगे। इसराइल को हमेशा बहुत मजबूत मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा, उसका डिफेंस सिस्टम, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है, उसकी जो फौजी सिस्टम है, तमाम को उसको बहुत काफ़ी मजबूत माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से हमास की तरफ से हमला हुआ, उसके बाद से मुसलसल गज़ा में तकरीबन 1.5-2 साल
से जंग जारी है, 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। वहाँ पर भी इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, मुँह की खानी पड़ी है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, क्या तसव्वुर किया जा सकता था, ये ख्याल किया जा सकता था कि ईरान इस तरह से इसराइल को जवाब दे पाएगा? दुनिया में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से, इस मैग्नीट्यूड के साथ, इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल के ज़रिए और इतना प्रिसीजन टारगेट के साथ इस तरह से इसराइल जैसी कंट्री को वो जवाब देगा। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, इसराइल को भी उम्मीद नहीं थी, अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी, और दुनिया के किसी भी एडवांस्ड कंट्री को, किसी भी डेवलप कंट्री को जो इसराइल के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, उनको कतई उम्मीद नहीं थी। इवन रूस और चीन को भी ये उम्मीद नहीं होगी। रूस और चीन भी आज इसलिए खड़े हैं ईरान के साथ कि ईरान मजबूत स्थिति में, मजबूत हालात में खड़ा है। अगर ईरान कमज़ोर हालात में खड़ा होता, ईरान अगर अमेरिका और इसराइल को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं होता, तो रूस और चीन भी इस तरह से खुलकर सामने नहीं आते। उनके आने की वजह भी यही है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और ईरान को इस बात का भी फ़ायदा मिला। ईरान ने एक ज़माने में, जब 8 साल जो इराक़ और ईरान की जो जंग हुई, जो पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, तब उस जंग का जो एक्सपीरियंस है वो ईरान को अपने आप को मजबूत करने में ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां रहीं। एक हर तरह की दुनिया की इकोनॉमिक पाबंदी है, उनसे तेल ख़रीदने वाले मुल्क बहुत लिमिटेड हैं, उसको तमाम तरह के हथियार बेचने वाले मुल्क बहुत लिमिटेड हैं, कोई नहीं बेचता है। पूरी हर तरह की पाबंदी है ईरान पर। उन तमाम पाबंदियों के बावजूद जो डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ इस तरह का ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल, और उसके अलावा तमाम तरह के ड्रोन्स और दूसरे हथियार जिस तरह से ईरान ने डेवलप किए हैं, और जिस तरह से ईरान रह कर अपने अंडरग्राउंड जो उसके जो ख़जाना है इसका, अपना हथियारों का, उसकी जो तस्वीरों और वीडियो जारी करता है, वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है कि ईरान ने क्या क्या डेवलप किया हुआ है। और अंडरग्राउंड पूरा उसकी पूरी एक दुनिया बसा रखी है उसने, जहाँ सिर्फ आर्म्स और मिसाइल्स डेवलप होकर उनका स्टोर बना रखा है, उसका भंडार इकट्ठा कर रखा है। तो ये सब क्या है कि वो 8 साल का जो उसका जंग का तजुर्बा इराक़ के साथ रहा, उसने उसको काफ़ी मजबूती दी और एक विज़न भी दिया, और उसको ये फोर्स कहते हैं कि दूरंदेशी दी, ताकि वो इस तरह के अंडरग्राउंड भंडार, अंडरग्राउंड अपना स्टोर, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट का एक R&D का सिस्टम तैयार कर सके, जो अब पूरी दुनिया देख पा रही। इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि ईरान के अंडरग्राउंड इतना काम कर रहा है, ज़मीन के नीचे इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो इसका फ़ायदा ईरान को यकीनी तौर पर मिल रहा है। जिस तरह से पुतिन और किम जोंग उन की बात की जाए, दोनों ने जिस तरह से धमकियां दी हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, और उनका कहना है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो हम ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह से क्या दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, 2 हिस्सों में बट रही है? और अगर दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इसके क्या नताइज होंगे, क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे इसको ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया चाहेगी कि ये किसी तरह का इसका मैग्नीट्यूड न बढ़े, ताकि दुनिया के दूसरे तमाम देश, दूसरे तमाम मुल्क इसमें शामिल न हों इस 2 कंट्री की वार में। क्योंकि अगर शामिल होते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो दुनिया नहीं चाहेगी, सिविलाइज्ड वर्ल्ड नहीं चाहेगा कि वो कोई ख़तरनाक रुख इख्तियार करे। इसलिए अमेरिका का 2 हफ्ते के लिए ये जो डिले है और ये जो बयान है यह अमेरिका का, तो वो उसी की तरफ इशारा करता है कि रूस ने और चीन ने और नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से सॉलिडरिटी दिखाई है ईरान के साथ, जिस तरह से यूनाइटेड होकर उसकी बैकिंग का और उसके साथ जंग लड़ने का जो ऐलान किया है, और ये भी रूस की तरफ से धमकी है कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ईरान के साथ तो वो इसका नुकसान उसको यूरोप में उठाना पड़ेगा। यूरोप के बहुत सारे ममालिक को उसने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि इसका रिएक्शन यहाँ होगा। तो जंग, चूँकि अमेरिका अभी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक सुपर पावर रहा है, और उसकी ये कहा जाता है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 मन का, तो वो हाथी ज़रूर है वो तमाम चीज़ों में, लेकिन अमेरिका को लगातार मुंह की खानी पड़ी है इधर। वो यूक्रेन और रूस की जंग में वो कुछ नहीं कर पाया, जंग आज तक जारी है, उसका कोई तमाम तरह के बड़बोलेपन के बावजूद कुछ नहीं कर पाया, वो भी जंग जारी है। वो ताइवान के साथ खड़ा रहने की बात करता है अमेरिका। ताइवान के साथ जिस तरह चीन और ताइवान का जो मामला चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी भी चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र ईरान और इसराइल के वॉर की वजह से इस तरफ अटेंशन डाइवर्ट हो गया है, लेकिन ताइवान के उसमें वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और भी कई मामले ऐसे हैं जिनमें अमेरिका जो है वो बेबस नज़र आ रहा है और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि अमेरिका
जो एक पावरफुल कंट्री ज़रूर है, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीन की इकोनॉमी के आगे, चीन के पावर के आगे, रूस के जिस तरह से मजबूत मुल्क रहा है, उन सब के आगे अब वो धीरे धीरे शायद ऐसा लगता है कि अब वो जो रिसीडिंग स्टेट है अमेरिका का, वो शायद स्टार्ट हुआ है। और जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में जो पर्सनालिटी प्रेसिडेंट के तौर पर मिली है, जिसको कहते हैं कि उर्दू में पल में तोला पल में माशा, यानी कब वो क्या फ़ैसला लेंगे, हाईली अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं वो। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि अमेरिका के हालात क्या हैं और अमेरिका की पोजीशन दुनिया में क्या है। ऐसे में अमेरिका की अक्लमंदी यही होगी कि वो इसराइल के साथ इस जंग में शामिल ना हो, वरना इसका खामियाजा यकीनी तौर पर उसको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन अब एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। भारत की बात की जाए तो भारत हमेशा अमन की बात करता रहा है। जब जंग शुरू हुई तब भी भारत ने दोनों मुल्कों से ये अपील की कि जंग ना करें, क्योंकि इससे नुकसान दोनों मुल्कों का होगा, दोनों देशों का होगा। भारत हमेशा अमन की बात करता रहा। आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो लखनऊ में जो शिया मजहबी रहनुमा हैं मौलाना कल्बे जव्वाद, उनकी क़यादत में एक बड़ा एहतजाज हुआ है। इमाम बाड़ा के बाहर जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज के बाद में जिसमें ट्रंप के और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ईरान की हिमायत की गई, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनेई हैं उनकी हिमायत की गई। इसके बाद में उन्होंने अपील की कि जिस तरह से भारत का रुख है, हम भारत से ये अपील करते हैं कि भारत ईरान का दोस्त मुल्क रहा है और ईरान की हिमायत करनी चाहिए। इसे कैसे देखेंगे और क्या स्टैंड है भारत? देखिए, भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, वो बहुत ही पुराने, बहुत ही प्रिमिटिव दौर से वो रिश्ते ईरान और भारत के रहे हैं, जो आज भी उसी तरह से मजबूत हैं। और भारत फ़िलिस्तीन कौज़ के साथ खड़ा रहने के बावजूद इसराइल से गुज़श्ता 30-35 सालों में, 30 सालों में इसराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते डेवलप हुए हैं। तो ऐसे में, और चूँकि हमारी पोजीशन हमेशा ये रहती है, भारत की पोजीशन ये रहती है कि वो कोशिश ये करता है कि दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही है तो अमन का पैगाम दे, दोनों को के दरमियान दोनों तरफ बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश करे। इसमें भी दोनों तरफ भारत दोनों को पहले ही एक स्टैंड क्लियर हो चुका है कि भारत जो है चाहता है कि अमन हो दोनों के दरमियान। अब अमन कैसे हो, ये उन दोनों मुल्कों को समझना है, या दुनिया जो UN के ज़रिए या जो और बाकी इंटरनेशनल फोरम हैं उनके ज़रिए इस मामले को हल किया जा सकता है। पूरी दुनिया लगी भी हुई है। अब ये वो किसने कामयाब होते हैं वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, उससे अंदाज़ा लगता है कि अभी ईरान सीज़ फायर के मूड में नहीं है। और इसलिए भी सीज़ फायर के मूड में नहीं है क्योंकि ईरान ने कहा कि हम सीज़ फायर का मौका इसलिए नहीं दे सकते दुश्मन को क्योंकि वो उस दरमियान ख़ुद को मजबूत कर ले, और हम उसको पूरी तरह से, अगर उसने शुरुआत की है तो ख़ात्मा हम करेंगे। ये ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जब तक अगर इसराइल हमारे इंस्टॉलेशंस पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे या के बहाने हम पर हमला करना नहीं रोकेगा, तब तक हम किसी सीज़ फायर के मूड में नहीं। उसने पूरी दुनिया को वाज़ह तौर पे क्लियर कर दिया है, पूरे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स को क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल सीज़ फायर के मूड में नहीं। चूँकि शुरुआत इसराइल ने की थी, इसलिए ख़त्म अब ये करेगा, इसने कह दिया है। जी शुक्रिया। तो जिस तरह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, इस जंग के दरमियान कई ममालिक दो अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, दो खेमों में बट गए हैं। और अगर ये जंग जारी रहती है तो जाहिर है कि दोनों मुल्कों का इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी पूरी दुनिया की कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जंग जल्द से जल्द रोक दी जाए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।